अध्यक्ष महोदया, कराधान से संबंधित अनेक विशिष्ट प्रावधान हैं और प्रस्ताव हैं। इनमें सड़क और अन्य अवसंरचना में निवेश का वित्त पोषण करने के लिए 4 रुपए प्रति लीटर की सीमा तक लगाने, विद्यमान उत्पाद शुल्क को सड़क उपकर में परिवर्तन करने का प्रस्ताव है। विषय उठे यहाँ पर कि दुनिया में तेल की कीमत में कमी हुई है, जो उपभोक्ता को भी दिया है, उसमें से कुछ लाभ हाईवे कंस्ट्रक्शंस के लिए और रेलवेज के लिए भी उसका प्रयोग होगा। एंड एडिशनल इन सेक्टरों के लिए इस उपाय के जरिए 40,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। सेवा कर में फलों और सब्जियों के संबंध में कतिपय प्रशीतन पूर्व भंडारण सेवाओं को छूट दी जा रही है, ताकि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित किया जा सके। सेवा कर के अंतर्गत नकारात्मक थोड़ी सी छोटी की जा रही है और कराधार बढ़ाने के लिए कतिपय अन्य छूटों को वापस किया जाएगा। योग भारत का एक विश्व में बहुत बढ़िया तोहफा है। आयकर अधिनियम की धारा 215 के तहत धर्मार्थ प्रयोजन के दायरे में योग को शामिल करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त बहुत से वास्तविक धर्मार्थ संस्थानों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को कम करने के लिए व्यापार, वाणिज्य एवं कारोबार प्रकृति के क्रियाकलापों से होने वाली प्राप्तियों पर अधिकतम सीमा को संशोधित करके 25 लाख की मौजूदा सीमा से कुल प्राप्तियां 20% करने का है। गैर लाभकारी संगठनों का एक नेशनल डाटा आधार भी विकसित किया जा रहा है। कुछ समय से प्रत्यक्ष कर संहिता के अधिनियमन पर विचार विमर्श किया जा रहा है। प्रत्यक्ष कर संहिता के अधिकांश उपबंधों को आयकर अधिनियम में पहले ही शामिल कर लिया गया है। प्रत्यक्ष कर संहिता के कुछ एक पहलुओं जिन्हों छोड़ दिया गया था, उनके बारे में हम वर्तमान बजट में कुछ मुद्दों का समाधान किया है। इसके अतिरिक्त आयकर अधिनियम के अधीन विधि शास्त्र को सुविकसित किया गया है। इन सब पहलुओं पर विचार करते हुए प्रत्यक्ष कर संहिता जैसा कि आज मौजूद है, इसे आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रस्तावों का बजट भाषण में अनुबंध में दिए गए हैं, जिसे सभा पटल पर रखे गए हैं। मेरे प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव में 8,315 करोड़ रुपए की राजस्व होनी होगी, जबकि प्रत्यक्ष करों में प्रस्ताव में 23,383 करोड़ की प्राप्ति हो सकती है। अतः सभी कर प्रस्तावों के निवल प्रभाव को 15,068 करोड़ का राजस्व अभिलाभ होगा। निष्कर्ष। अध्यक्ष महोदय, निष्कर्ष स्वरूप ये स्पष्ट है कि इस बजट की आशाएं बहुत ऊंची रही हैं। लोगों ने आमूलचूल सुधारों के लिए हमसे आग्रह किया था। वे भी मानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विशाल सुपर टैंकर या हाथी है। अध्यक्ष महोदय, हाथी धीरे चलता है पर चलता जरूर है। यहाँ तक कि हमारे घूर विरोधी भी इस बात को मानेंगे कि हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने इस भाषण में तात्कालिक तौर पर किए जाने वाले उपायों का ही जिक्र स्पष्ट रूप से किया है, बल्कि भविष्य की एक रूपरेखा भी प्रस्तुत की है। मेरा ये मानना है कि मेरी सरकार पूर्णतः एक ईमानदार सरकार है। हमने हमेशा वही किया है जो हम कहते हैं और करते हैं। अध्यक्ष महोदया, जिसके लिए हमने वोट पाए हैं, जिसके लिए हम सत्ता में आए हैं, हम इस बदलाव, विकास, नौकरियों और मौलिकता, गरीबी एवं वंचित तबकों के कारगर उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। दरिद्र नारायण के प्रति हमारी वचनबद्धता अक्षुण्ण है, जो जाति, धर्म, पंथ को ध्यान में रखे बिना समता और सबके लिए न्याय की हमारी संवैधानिक वचनबद्धता है। ये हमारे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। विद दीज वर्ड्स मैडम, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट को सभा को समर्पित करता हूँ। श्री अरुण जेटली जी। To lay on the table the statements under section 2. Fiscal responsibility. Madam Speaker, yes. I wish to present a statement of the estimated receipts and expenditure of the Government of India for the year 2015-16. Now to move for leave to introduce the final. Madam Speaker, I beg to lay on the table of the House the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003. 1. Macroeconomic Framework Statement. 2. Medium-term Fiscal Policy Statement. And 3. Fiscal Policy Strategy Statement. Yes. Now to move for leave to introduce the finance bill, please. Shri Jetli, move to introduce the finance bill.
Madam, I move for leave to... तो अरुण जेटली, देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपना आम बजट पेश कर दिया है और बाजार तो बम बम है। हम आपको दिखा रहे हैं 287 अंक सेंसेक्स ऊपर, जबकि निफ्टी 82 अंक ऊपर छलांग लगाई है। लेकिन आम आदमी की बात करें, हम बड़ी तस्वीर तो बाद में खींचेंगे ही, लेकिन आम आदमी की अगर मैं बात करूं तो आम आदमी, आप, मैं, हम कहीं ना कहीं ठगे महसूस कर रहे हैं। अच्छे दिन आने का जो दावा किया जा रहा था, वादा किया जा रहा था, आम आदमी को पहली नजर में, और हमारी नजर टिकी होती है टैक्स में क्या छूट मिलेगी, जस का तस रखा है। सभी टैक्स स्लैब्स को कुछ छूट तो दी गई है, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो पहली नजर में मुझे दिख रही है वो है सर्विस टैक्स में लगभग 2.25% का जो इजाफा किया है। उसके चलते खान पान, पढ़ाई, शिक्षा, हर चीज में, आपका ट्रैवल, होटल में रहना, कोई भी काम करेंगे हर जगह सर्विस टैक्स लगता है। तो आपकी जेब पर कहीं ना कहीं भार पड़ने वाला है। जहां लग रहा था कि जेब में कुछ और पैसे आएंगे, वो पैसे आते नहीं दिख रहे हैं। हालांकि बड़ा हालांकि है वो ये कि पेंशन फंड्स को लेकर, बाकी चीजों को लेकर वित्त मंत्री दरअसल आपको, मुझको कह रहे हैं कि थोड़ी बचत करो। बचत करोगे, पेंशन फंड में निवेश करोगे, तब जाकर मैं आपको छूट दूंगा। तो हमें पैसे बचाने होंगे अगर हम कुछ रियायत चाहते हैं। लेकिन सीधे सीधे जो डायरेक्ट इंपैक्ट हो रहा है वो सर्विस टैक्स के चलते, और उसका नुकसान आम आदमी को, आपको, मुझको जरूर उठाना होगा। एसके सरकार मेरे साथ है, मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन के युद्धवीर सिंह भी जुड़ चुके हैं, और यतेंद्र खेमका, जाने माने सीए भी हैं। इन चीजों को वो मुझसे बेहतर समझते हैं, वो हमारे साथ है। और खेमका साहब, जो मैंने अपना शुरुआती विश्लेषण में कहूंगा, क्योंकि हमारी निगाहें टिकी होती है कि हमें क्या मिलेगा। अगर मैं कहूं आम आदमी, एक मिडिल क्लास का आदमी ठगा महसूस कर रहा है इस बजट के बाद, तो क्या मैं गलत हूं? नहीं, आप बिल्कुल सही हैं। लोगों की बड़ी उम्मीद थी कि अब क्या टैक्स स्लैब में इंक्रीज होगी, दूसरी हमारे को जो चीजें हैं वो सस्ती मिलने लगेगी, स्किल इंडिया, और इसमें प्रोत्साहन कुछ मिलेगा, नए लोगों को रोजगार मिलेगा, टैक्स में छूट मिलेगी। तो उन्होंने एक ही चीज, सर्विस टैक्स बढ़ा के कर रहा है। 8.5% की सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर होने वाली है, डबल डिजिट ग्रोथ की बात की जा रही है, तेल के दाम घट रहे हैं, महंगाई कंट्रोल में है, तो क्या हमें थोड़ी रियायत नहीं मिल सकती? ये उम्मीदों की बात है, ये सर्टेन नहीं है। क्या हमें लगता है कि तेल के दाम यहाँ से भी गिरने के लिए कोई चांसेस बचे हैं? और क्या सारे मतलब संसार में मिल जाए थे? 120 से $45 पर बैरल। बल्कि अगर हम कहीं ना कहीं अगर वो कैप्चर नहीं कर पा रहे कि अगर तेजी होगी तो फिर हमारी इकोनॉमी क्या होगी, तो हम ग्रोसली अपने एस्टिमेशन में गलत साबित होंगे 1 साल बाद। नहीं, मुझे देखिए, बड़ी तस्वीर समझाइए। मुझे टैक्स में छूट नहीं मिली है, मुझे कुछ छूट दी गई है, मैं पैसा बचाऊंगा, पैसे का निवेश मैं करूं, तब जाके मुझे छूट मिलेगी। मुझे सीधे सीधे छूट नहीं दी है अरुण जेटली ने। नहीं, उसके लिए तो सैलरी भी तो मिलनी चाहिए ना। अगर मेरे को 4 लाख की सैलरी मिलती है, मैं पहले 1 लाख बचाता था और 1.5 लाख बचाऊंगा, और उधर सर्विस टैक्स 2% मेरी चीजों पर बढ़ जाएगा, तो मेरे हाथ में पैसा खर्च करने के लिए कहाँ रहेगा? और यहाँ मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, जो मनीड क्लास है, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने वाले जो हैं, उन पर तो आप 2% सरचार्ज लगा रहे हैं। वो हैं कितने? 9,000 करोड़ रुपए आप उसमें आमदनी करेंगे। पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड को, कॉर्पोरेट जगत को आप कॉर्पोरेट टैक्स में 30 से लेकर 25 पर ला रहे हैं। 4 साल के भीतर 5% की छूट दे रहे हैं। कॉर्पोरेट टैक्स में छूट, आम आदमी को डायरेक्ट इनकम टैक्स में छूट नहीं। और साथ में वेल्थ टैक्स भी हटा दिया उनपे। हाँ, साथ में वेल्थ टैक्स हटा दिया, और उस पॉलिसी में भी सर्टेनिटी नहीं है कि किस चीज में छूट देंगे और कौन सी चीजें। उन्होंने एक बात कही है कि हम ये 5% घटाएंगे तो 4 साल में घटाएंगे, और लेकिन इनकी छूट भी खत्म करेंगे। लेकिन उन्होंने कोई प्लान नहीं दिया कि किस फेज मैनर में वो घटाएंगे, 1% घटाएंगे, 1.25% घटाएंगे, कौन सी छूटों को खत्म कर देंगे, और हम सब्सिडी की छूटों को खत्म करने की बात करते हैं आम आदमी के लिए। अनुराग, मुझे ये बताइए, आम आदमी को छूट नहीं मिल रही है इनकम टैक्स में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को आप छूट दे रहे हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को छूट मिल जाएगी, आम आदमी को नहीं मिलेगी। ये बात मेरे गले नहीं उतर रही है। देखिए, कॉर्पोरेट के लिए जो उन्होंने एक राशनल दिया है कि हम कॉर्पोरेट्स में एनकरेज करना चाहते हैं ताकि ये एग्जेम्पशन दे के जो घटा रहे हैं हम टैक्स रेट, लोग बाग आए और बनाएं। वो तो मेक इन इंडिया क्या मतलब आप बताइए, इनकम टैक्स सब लोग देते हैं, इनकम टैक्स के रेट में कुछ छूट दे दोगे, बात कहना चाह रहा था, तो टैक्स स्ट्रक्चर बढ़ नहीं जाएगा। मैंने आपको क्या कहा, दिस बजट इज
फॉर द माइनॉरिटी कम्युनिटी, दिस बजट इज नॉट फॉर द मिडिल क्लास टू अ ग्रेट एक्सटेंट। जितने भी आप बेनिफिट सुन रहे हैं या तो बिल्कुल लोअर रंग ऑफ सोसाइटी है या एक फार्मर कम्युनिटी की तरफ है, लेकिन उस सेगमेंट को जो मेजॉरिटी सेक्शन है इस सोसाइटी को कंप्राइज करती है उसको एड्रेस नहीं किया। टैक्स बेस वाइडन करने की, और शायद एक पॉइंट किसी ने भी शायद वो डिस्कशन में नहीं आया, जुडिशरी की तरफ कुछ भी नहीं है। आप नए नए एक्ट बना रहे हैं, नए नए कानून बना रहे हैं, लेकिन जो करप्शन है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं अभी भी गवर्नमेंट के साथ अटैच्ड हूं। बहुत सारी स्कीम्स हैं, पहली बात लोगों को पता नहीं होती, और दूसरी बात उन तक वो पहुंच नहीं पाती। यहां भी बड़ी सारी स्कॉलरशिप्स, बड़े सारे एक्ट। सर यहां पर एक बात तो सीधी पहुंच रही है, इनकम टैक्स में सरकार साहब मुझे छूट नहीं मिल रही है, कॉर्पोरेट टैक्स को आप छूट दे रहे हो कॉर्पोरेट जगत को, ये कहते हुए कि नहीं नहीं वहां तो 23% रियलाइजेशन हो रही है, मैं टैक्स नेट को, टैक्स बेस को बढ़ाना चाहता हूं, इसलिए उनको 5% की छूट मिल जाएगी 4 साल में। मुझे नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही है? नहीं संदीप जी, आप जो 23% की बात कर रहे हैं वो भी कोई किसी हद तक ही सही है, वो इज अ हाफ ट्रूथ, वो पूरी सच नहीं है। हाँ। वो एक्चुअली क्या है कि अगर आप देखें जिनकी 500 करोड़ से ऊपर की आमदनी है, मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, उनका टैक्स जो है, जो इफेक्टिव रेट है उनका 19 से 20% ही है। जिनके 1 करोड़ या उनसे नीचे है, जिनकी कमाई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, वो दे रहे हैं 26.50% रेट पे दे रहे हैं। तो आपने एवरेज लेके जो है 23 कर दिया उसको, पर एक्चुअली जो है जो स्मॉल बिजनेसमैन है उसका टैक्स इफेक्टिव रेट और टैक्सेशन जो है ज्यादा है, और जो बड़ी मछली है, बड़ी मछली जो जिसको आप कहते हैं उनका कम है। और सबसे सर मुझे एक चीज देखिए, आम आदमी को समझाने दीजिए, हम अभी कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, बड़ी तस्वीर हम खींचेंगे। पहली जो हमारी नजर में इस बजट में मिल रहा है, वित्त मंत्री कहते हैं कि डायरेक्ट टैक्स जो कि इनकम टैक्स है उसमें मुझे 8,000 करोड़ का घाटा हो रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स में, और जहां ये छूट देने की बात है 23,000 करोड़। दरअसल वित्त मंत्री कह रहे हैं कि पैसा लगाओ, कुछ अपना पैसा, भाई 50,000 रुपए डाल दो पेंशन फंड में तो छूट मिलेगी, तो पहले 50,000 रुपए बचाने पड़ेगे ना मुझे। हैंड टू माउथ अगर मैं हूं, 50,000 कैसे बचाऊंगा वो छूट लेने के लिए? वहां पर हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स में वित्त मंत्री कह रहे हैं मुझे 23,000 करोड़ का फायदा हो रहा है, तो वो कान जो घुमाकर पकड़ रहे हैं उसमें भी हमारी जेब से निकाल रहे हैं क्या? जी बिल्कुल निकाल रहे हैं। हाँ, अगर आप एक्साइज का भी देखें, एक्साइज को भी राउंड ऑफ किया है उन्होंने 12.36 से लेकर, और यहां पर विपक्ष की प्रतिक्रिया आने लगी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस बजट को कॉर्पोरेट जगत का बजट बताया है। ये कॉर्पोरेट का बजट है, आम आदमी का बजट नहीं है। ये कांग्रेस की प्रतिक्रिया आ रही है। कांग्रेस के ही नेता मीम अफजल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और स्टूडियो में हमारी एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। अनुराधा, फिर से इस कैविएट के साथ, इस डिस्क्लोजर के साथ कि अभी हम बड़ी तस्वीर खींचेंगे, आंकेंगे इस बजट को, लेकिन आम आदमी जिसके सर पे से चला जाता है बजट, वो देखता है बजट की कवरेज को ये जानने के लिए उसकी जेब में कितना पैसा आएगा, उसे कुछ टैक्स में राहत मिल रही है क्या? यहां राहत नहीं मिल रही है। कॉर्पोरेट जगत को फायदा दिया जा रहा है, आम आदमी को कोई फायदा नहीं, बल्कि सर्विस टैक्स में इजाफा। बिल्कुल सही आपने कहा संदीप, क्योंकि आम आदमी अरुण जेटली से बहुत ज्यादा आशाएं लगाए बैठा था। आम आदमी को लग रहा था कि ये पहला बजट होगा जो एनडीए का और अरुण जेटली के अंडर में जिसमें उसको सबसे ज्यादा राहत मिलेगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा से अच्छे दिन के सपने दिखाए थे। ये पूरे आप इलेक्शन अगर आप देख लें तो अच्छे दिन क्या होता है कि आपके पास हाथ में ज्यादा पैसा आए और आप अपनी जिंदगी को बेहतर कर सके। लेकिन ये जो है, जेटली साहब ने वादा भी किया था, और वादा भी किया था, बिल्कुल आपने सही कहा, जेटली साहब ने ये वादा भी किया था, लेकिन उस वादे में पूरे नहीं होते दिख रहे। जिसे कहते हैं इस बजट को, मेरा एक्सपेक्टेशन जो था, पर्सनल एक्सपेक्टेशन था कि इस बजट को मैं 100 में से 70 पॉइंट देने की कोशिश में लगी पड़ी थी कि अगर मैं उसको 70% दे सकूं, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि अरुण जेटली जी एक बहुत ही अच्छा विजनरी मुंह में जीरा है क्या? अनुराधा देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000 से 25,000 बढ़ा दिया। अरे भाई, एक आम आदमी जानता है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आपका जुगाड़ नहीं है, आप एम्स में जाकर अपना इलाज नहीं करा सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना लगा, आपके खुदा न खास्ता आपके घर में कुछ हो गया, कोई बीमार पड़ गया, आप बीमार पड़ गए, हफ्ता 10 दिन 15 दिन अस्पताल में रहना पड़ा तो 10 लाख रुपए गए।
बिल्कुल। आप उसमें छूट दे दीजिए ना हमें। आप उसमें आप स्पेसिफिक करते हाँ। जो मेजर जिस तरीके की बीमारी है जिसमें ज्यादा पैसे खर्च होते हैं उसके लिए आप एक स्पेशल कैटेगरी बनाते। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि थोड़ा इनोवेशन होगा इन डिजीजेस के लिए, जैसे कैंसर है या जो इस तरीके की डिजीजेस जो बहुत ज्यादा देश में एकाएक बढ़ गई है और उस पर बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, उसके लिए आप कुछ करेंगे, वो इस बजट में नहीं है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस की 800 से 1600 रुपए, आप कोई टैक्सी ले लीजिए नोएडा से रेलवे स्टेशन जाने के लिए, एयरपोर्ट जाने के लिए, एक दिन में खर्च हो जाता है। ये कितना व्यवहारिक है मुझे समझ नहीं आ रहा है। हमारे साथ मीम अफजल जुड़े हुए हैं। मीम अफजल साहब, आपकी अध्यक्ष ने तो खैर लाइन दे ही दी है कि ये कॉर्पोरेट का बजट है